हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर UPSC। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। 13 अगस्त को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे रखी गई थी। डिमांड एंड सप्लाई में है एक बड़ा गैप। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर की मालदीव्स विजिट हुई खत्म। इंडिया मालदीव्स रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रही ये विजिट। इंडियन ओशन में स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है मालदीव। एंड कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में NHRC हुआ एक्टिव। डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करने का दिया ऑर्डर। सिविल कोर्ट की पास है NHRC के पास। UPSC की तैयारी के दौरान पढ़ने वाले बड़े आर्थिक बोझ और घर छोड़कर किसी बड़े शहर जाकर तैयारी करने की मजबूरी के चलते यदि आप IAS बनने का सपना देखना छोड़ रहे हैं और घबरा रहे हैं तो आपकी इन्हीं समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है स्टडी IQ IAS हिंदी का प्रतिज्ञा 2.0 बैच। इस बैच में एनरोल होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन जैसी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है एक सिलेक्शन बॉक्स जिसमें 18 किताबों का एक सेट, पेन, डायरी, भारत और विश्व का भौगोलिक एवं राजनीतिक मानचित्र, हाइलाइटर और कई महत्वपूर्ण एसेसरीज भी शामिल हैं जो आपके प्रिपरेशन के दौरान बेहद सहायक होंगी। और सबसे खास बात ये कि यदि आपने प्रीलिम्स 2025 क्लियर कर लिया तो आप अपनी फुल फीस रिफंड करा सकते हैं और तब आपके कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी IQ परिसर में निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस बेहद शानदार बैच में आपको मिलेंगी कुल मिलाकर 1000+ घंटों की लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक आधारित प्रश्न, हैंड रिटेन नोट्स, क्रक्स और SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी निःशुल्क मिलेगा और इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है बेहद अफोर्डेबल प्राइस में। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और 23,999 रुपए में एनरोल हो जाइए। ध्यान रहे, ये ऑफर केवल 15 अगस्त तक ही मान्य है। आइए स्टार्ट करें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि डोनेशंस कितने टाइप के होते हैं? डोनेशंस के कई टाइप्स में से एक है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन की इंपॉर्टेंस सिर्फ उन फैमिलीज को समझ आती है जिन्हें उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट ट्राई टू थिंक कि डेथ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, बट अगर किसी को ये पता चले कि किसी पर्सन के ऑर्गन डोनेशन से किसी दूसरे पर्सन की लाइफ सेव हो सकती है, देन इससे बड़ा डोनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। ये किसी एक इंडिविजुअल को नई लाइफ देने जैसा है। ऑर्गन डोनेशन की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के एम से ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 के लिए इस डे की थीम है बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग जितनी भी मिथ्स स्प्रेडेड हैं उन्हें रिमूव करना इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस है। यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल्स को अपनी लाइफ सेव करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, बट इसके कंपैरिजन में डोनर्स का नंबर बहुत कम है। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। इंडिया में पहले 27 नवंबर को ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता था, बट लास्ट ईयर इट वाज चेंज्ड टू 3 अगस्त। इंडिया में फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट 3 अगस्त को ही हुआ था। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के जरिए रेगुलेट होता है। ये एक्ट मोस्ट केसेस में पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन जैसे क्लोज रिलेटिव से ही लिविंग डोनेशन की परमिशन देता है। यहाँ लिविंग डोनेशन का मतलब यह हुआ कि ऑर्गन डोनेट करने वाला इंडिविजुअल अलाइव है एंड डोनेट करना चाहता है। डिस्टेंट रिलेटिव्स, इन लॉज और लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स से ऑल्ट्रुइस्टिक डोनेशंस को एडिशनल स्क्रूटनी के बाद परमिट किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि डोनेशन में कोई फाइनेंशियल एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। क्लोज रिलेटिव से लिविंग डोनेशंस के लिए, जिसमें इंडियंस या फिर फॉरेनर्स दोनों शामिल हो सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने वाले डॉक्यूमेंट्स, फैमिली ट्री डॉक्यूमेंट्स एंड डोनर रिसीवर के रिलेशनशिप को प्रूव करने वाली फोटोग्राफ्स एंड डोनर के फाइनेंशियल स्टेटस को प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं। इसके साथ ही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए डोनर एंड रिसीवर का इंटरव्यू भी लिया जाता है। अगर डोनेशन नॉन रिलेटिव्स कर रहे हैं, देन डोनर रिसीवर के लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन या फिर फ्रेंडशिप को प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफिक प्रूफ दूसरे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करने पड़ते हैं।
इन केसेस को एक्सटर्नल कमिटी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है ताकि इलीगल ट्रांजैक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां किसी रिच पर्सन को ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मनी पे करके पुअर इंडिविजुअल से ऑर्गन डोनेशन करवा लेते हैं, बट ये इलीगल मेथड है। ऑर्गन डोनेशन में डोनर की विल इन्वॉल्व होनी चाहिए, न कि किसी तरह का प्रेशर। इंडिया में ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए पर्सन को नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन रजिस्टर कराना होता है। यहां से एक डोनर कार्ड बनता है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। अगर कोई लिविंग पर्सन अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करना चाहता तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे समझा जा सकता है, बट इंडिया में डेथ के बाद भी लोग ऑर्गन्स डोनेट करने की परमिशन नहीं देना चाहते। रिलीजियस बिलीफ्स इसका रीजन है। सोल के लिए हर रिलीजन ने डिफरेंट थियरीज दी हैं। ड्यू टू दिस डेथ के बाद क्रिमेशन इंपॉर्टेंस रखता है। हिंदू रिलीजन क्रिमेशन को 16 रिचुअल्स में से एक कंसिडर करता है। सोल के पीस के लिए बॉडी को बर्न करना नेसेसरी माना जाता है। इन थियरीज के चलते लोगों को लगता है कि ऑर्गन डोनेशन से बॉडी म्यूटिलेट हो जाएगी और सोल को पीस नहीं मिलेगा। ड्यू टू दिस ऑर्गन डोनेशन में भी डिक्रीज देखने को मिलता है। 13 अगस्त को वर्ल्ड वुल्फ डे के ओकेजन पर गुजरात के सुरेंद्रनगर में लोकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 6 वुल्फ्स को रिलीज किया गया। इन वुल्फ्स को जू में कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत रेज किया गया है। एक्चुअली सुरेंद्रनगर में वाइल्ड प्रेडेटर की एब्सेंस की वजह से नीलगिरी एंड वाइल्ड बोर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है और ये फार्मर्स की क्रॉप्स को हार्म कर रहे हैं। ड्यू टू दिस वुल्फ्स को फॉरेस्ट में रिलीज किया गया। यू शुड नो कि वुल्फ्स आर लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स। ये डॉग फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट ये ह्यूमंस से कॉन्शियस रहते हैं। इसका मतलब इन्हें ह्यूमंस से ज्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं। साथ ही डॉग्स की तरह इन्हें घरों में कभी भी रेज नहीं किया गया। वुल्फ की 2 स्पीशीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, ग्रे वुल्फ एंड रेड वुल्फ। अ ग्रुप ऑफ वुल्फ्स इज कॉल्ड अ वुल्फ पैक। इसमें यूजुअली एडल्ट पेरेंट्स और उनके करंट ईयर में बॉर्न हुए चिल्ड्रन शामिल होते हैं। वुल्फ पेरेंट्स को अल्फा मेल एंड फीमेल या फिर अल्फा पेयर कहा जाता है। रेड वुल्फ पैक यूजुअली ग्रे वुल्फ पैक से स्मॉल होता है। इसका जेस्टेशन पीरियड अराउंड 63 डेज का कंसिडर किया जाता है। इंडिया में ग्रे वुल्फ स्पीशीज पाई जाती हैं। इंडिया में वुल्फ्स के कंजर्वेशन पर इस तरह से वर्क नहीं किया गया जैसे टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, एलिफेंट एंड राइनो के लिए किया गया है, जबकि इंडियन ग्रासलैंड को सेव करने में वुल्फ्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में वुल्फ्स के एग्जैक्ट नंबर का भी कोई आइडिया नहीं है, बट गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में अराउंड 2 to 3,000 वुल्फ्स पाए जाते हैं। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मालदीव्स की विजिट पर थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंडिया की सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव्स को काफी इंपॉर्टेंस मिली हुई है। मालदीव्स इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बिगेस्ट बेनिफिशियरीज में से एक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की ये विजिट इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशंस में कई वेज में इंपॉर्टेंट थी। मालदीव्स में मोहम्मद मोइजू के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये इंडिया की तरफ से फर्स्ट हाई ऑफिशियल विजिट है। इट इज नोटवर्दी कि मोहम्मद मोइजू को प्रो चाइना कंसिडर करते हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोहम्मद मोइजू भी सितंबर में इंडिया विजिट पर आ सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के इस विजिट के दौरान मालदीव्स के 1000 सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में ट्रेनिंग को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ। साथ ही मेंटल हेल्थ, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी एंड स्ट्रीट लाइटिंग के एरियाज में भी इंडिया द्वारा ग्रांट असिस्ट करने के तहत 6 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी ज्वाइंटली लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम और मोहम्मद मोइजू के 5 मिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट के तहत लॉन्जिया राय पार्क में सैपलिंग भी प्लांट किया गया। यू शुड नो कि मालदीव्स एशियन कॉन्टिनेंट की स्मॉलेस्ट कंट्री है। डिस्पाइट दिस, एशिया की 2 बिग कंट्रीज इंडिया एंड चाइना की फॉरेन पॉलिसी में मालदीव्स काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। रीजन है इसकी लोकेशन। इफ यू लुक एट द मैप देन यू विल रियलाइज कि मालदीव्स एक चेन ऑफ आइलैंड्स में इंडियन ओशन में स्प्रेडेड है। ये कंट्री इक्वेटर के दोनों साइड्स लोकेटेड है। इसकी लोकेशन जियोपॉलिटिक्स में से काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। देयरफॉर मालदीव्स उन सभी कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिक एज चाहती हैं। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोलकाता में विमेन डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद मर्डर केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। कमीशन के अकॉर्डिंग इस केस में विक्टिम के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है। ऐसे में कमीशन ने वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी से 2 वीक्स के भीतर एक डिटेल्ड रिपोर्ट की डिमांड की है। कमीशन ने रिपोर्ट में पूछा है कि इस इंसिडेंट के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया।
साथ ही विक्टिम के क्लोज रिलेटिव्स को कंपनसेशन के तौर पर क्या दिया गया, साथ ही फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए। देखिए, एनएचआरसी को किसी केस में यहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है वहां सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का राइट है। इसके अलावा किसी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करते समय एनएचआरसी के पास सिविल कोर्ट की पावर्स भी होती हैं। यू शुड नो कि 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर्म किया गया था। इसे ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के जरिए फॉर्म किया गया। इस एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 के थ्रू अमेंड किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पेरिस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यह कंट्री में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज मंडे ब्लूज। अगर आप ऑफिस, स्कूल या फिर कॉलेज जाते हैं तो आप मंडे ब्लूज की फीलिंग से तो अवेयर होंगे ही। एक्चुअली वीकेंड के बाद जब आपको मंडे को स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जाना होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मंडे को एक इंटरनेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर देना चाहिए। स्कूल या फिर कॉलेज से तो आप फिर भी लीव ले सकते हैं, बट एक ऑफिस जाने वाला इंडिविजुअल ही दूसरे ऑफिस गोइंग इंडिविजुअल का पेन समझ सकता है। लॉन्ग वीकेंड के बाद वर्क या स्टडीज में जो लैक ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है उसे ही मंडे ब्लूज कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मंडे ब्लूज को फील करते हैं या फिर नहीं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गवर्नमेंट ने मॉडल सोलर विलेजेस के इंप्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं। इसके तहत कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज को बिल्ड करने पर एम्फेसाइज किया गया है। इसका गोल सोलर एनर्जी के एडॉप्शन को प्रमोट करना एंड रूरल कम्युनिटीज को अपनी एनर्जी नीड्स फुलफिल करने के लिए सेल्फ रिलायंट बनाना है। इसके लिए सेलेक्टेड विलेज की पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा होनी चाहिए एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए सेलेक्टेड विलेज शुड हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 2000। सेलेक्टेड सोलर विलेज को 1 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे। इस स्कीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सुपरविजन में स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च द्वारा डेवलप्ड हाई यील्डिंग सैफ्लॉर वैरायटी को रिलीज किया गया। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज की गई 61 क्रॉप्स की 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज में से एक है। सैफ्लॉर की जिन वेराइटीज को रिलीज किया गया उसमें ISF 300 एंड ISF 123 सेल 15 शामिल हैं। ये वेराइटीज रेस्पेक्टिवली 38% एंड 34% का हाईएस्ट ऑयल कंटेंट देती हैं। दोनों ही वेराइटीज ने विल्ट डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो किया है। सैफ्लॉर को कुसुम्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑयल सीड क्रॉप है जिसमें 24 से 36% ऑयल होता है। इसे मोस्टली कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसे रबी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। पास्ट फ्यू डेज से सेंट मार्टिन आइलैंड एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है बिकॉज इसे बांग्लादेश के रीसेंट डेवलपमेंट से लिंक किया जा रहा है। ये आइलैंड बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और बांग्लादेश का सदर्न मोस्ट पार्ट है। इसे नारिकेल, जंजीर एंड दारूचीनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश एंड म्यांमार के बीच ये एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट रहा है। 1974 में दोनों कंट्रीज के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत इस आइलैंड को बांग्लादेश की टेरिटरी का पार्ट माना गया, बट ये डिस्प्यूट परसिस्ट करता रहा। बाद में 2012 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ने अपने डिसीजन में इसे बांग्लादेश का पार्ट बताया था। बांग्लादेश एंड म्यांमार के पास लोकेटेड होने के चलते ये जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है। द यूनाइटेड नेशंस कमेटी ने वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन के बाद भी फर्स्ट साइबर क्राइम ट्रीटी को अप्रूव कर दिया है। 3 इयर्स के नेगोशिएशन के बाद इस ट्रीटी को यूनिनैमसली अडॉप्ट किया गया, बट अभी भी इसे यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। इस ट्रीटी का एम साइबर क्राइम को इफेक्टिवली प्रोहिबिट एंड कॉम्बैट करना है, जो पूरी तरह से चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के कॉम्बैट करने पर फोकस्ड है। इस ट्रीटी में मिसयूज ऑफ डिवाइसेज एंड कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड या थेफ्ट को भी इंक्लूड किया गया है। ये ट्रीटी साइबर क्राइम एंड एक्सेस टू डेटा में कैपेबल बनाने वाले लीगल फ्रेमवर्क एंड ग्लोबल क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 रिलीज कर दी गई है। ये इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इंडिया रैंकिंग की 9th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन है। इस ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने
3 न्यू कैटेगरीज को ऐड किया है, जो हैं स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड स्किल यूनिवर्सिटीज। इस रैंकिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद से 100 इंस्टीट्यूशंस को ओवरऑल यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग एंड कॉलेज कैटेगरीज में रैंक दी गई। इन दिस ईयर्स रैंकिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर यानी 2019 से लेकर 2024 में ओवरऑल कैटेगरी एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर यानी 2016 से लेकर 2024 में अपनी टॉप पोजीशन को रिटेन किया है। ओवरऑल कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 2nd पोजीशन पर है एंड IIT बॉम्बे 3rd पोजीशन पर है। Now it's time to see questions based on the bulletin. And first question is, consider the following statements. Regarding Saint Martin Island, this island has been a matter of dispute between Bangladesh and Myanmar. Presently, it is under the control of Myanmar. This island is located in the northeastern part of the Bay of Bengal. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. Second question is, Maldives is a part of which continent? Asian, African, European, or North American continent? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. Neelkurunji belongs to the Eastern Ghats. Its flower blooms only once in 12 years. Neelkurunji is listed as vulnerable in the IUCN list. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. Correct answer is option B, only 2 and 3. Second question was, Sanlekhana or Santhara practice is related to which philosophy? Jainism, Buddhism, Lokayat, or Yoga? And the correct answer is option A, Jainism. तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS। थैंक्स।